नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूनियन बजट 2023-24 का पापा वीडियो है। ये बहुत ही शॉर्ट करा है इस बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो इसमें सारे बताए गए हैं। जितनी न्यू स्कीम है बजट की वो भी इसमें बताई गई है। ये वाला वीडियो ऑलरेडी इकोनॉमी पापा 2023 वाले में सब कुछ बता दिया गया। ये अलग से रिकॉर्ड किया गया है बड़े बड़े फॉन्ट के लिए। 2024 पीसीएस की कंप्लीट शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए प्री और मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं आप हमारे नंबर पे कॉल करके। आरओ और बीओ के भी नए बैच चालू किए गए हैं, उनमें आप एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। बजट देखो जाके लो। बजट 2023-24 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जल्दी से। ये जो बजट है ये पहला बजट है अमृतकाल का, ये ध्यान रखिएगा ये चीज। अमृतकाल को मोदी जी ने 2021 में सबसे पहली बार जो है अपने मुंह से बोला, मतलब सबसे पहली बार 2021 में अमृतकाल जो है मोदी जी ने बताया। अब इस बजट के लिए विजन क्या है? 3 विजन है। सबसे पहली तो युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, ठीक है, ग्रोथ और जॉब क्रिएशन यानी कि रोजगार सृजन में वृद्धि, स्ट्रांग और स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि सुदृढ़ और स्थिर वृहत आर्थिक वातावरण। 7 प्राथमिकताएं हैं इस बजट की, यानी कि इसी को सप्तऋषि बोला जा रहा है। यूथ पावर या युवा शक्ति, फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वित्तीय क्षेत्र, ग्रीन ग्रोथ यानी कि हरित विकास, अनलीशिंग द पोटेंशियल यानी कि क्षमता को उभारना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि अवसंरचना और निवेश, इस पे बहुत फोकस कर रही है सरकार, आपने देखा ही होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास, और रीचिंग द लास्ट माइल मतलब कि अंतिम छोर तक पहुंचना। मान लीजिए आपसे थीम पूछ ले तो भाई इस बजट की क्या थीम है? अमृतकाल के लिए विजन, सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था। विजन फॉर अमृतकाल, स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। मैंने आपको बताया कि ये पहला यूनियन बजट है जो अमृतकाल का है, मतलब अमृतकाल का पहला बजट ये है। और ये सीतारमन, निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका 5वां है। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि भाई 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, तो 100 साल जो आजादी के पूरे होंगे वो 2047 में होंगे। 2022 से लेके जो 47 तक का ये जो 25 साल का पीरियड है, इसी को अमृतकाल बोला जा रहा है, ठीक है। पैसा कहां से आएगा बजट में, कहां जाएगा? तो सबसे ज्यादा पैसा बजट में कहां से आ रहा है? ये देखिए पूरा इंटरेक्टिव बनाया गया है। पहले नंबर पे क्या लिखा है? बोरोइंग। सबसे ज्यादा हम पैसा ले रहे हैं बजट में उधारी, ठीक। नंबर 2 पे कौन सा, कहां से पैसा आ रहा है? जीएसटी जो कलेक्ट करती है सरकार। भाई बजट बनता है तो पैसा आएगा, इसमें कहां से? वो ये वाले कंपोनेंट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। जाएगा कहां, कहां कहां सरकार खर्चा कर रही है? वो ये वाले कंपोनेंट है, ठीक है। तो पैसा आ कहां रहा है? सबसे ज्यादा उधारी से, बोरोइंग और अदर लायबिलिटी से, उधार और अन्य देयताएं से। नंबर 2 पे जीएसटी है, ठीक है। नंबर 3 पे कॉर्पोरेशन टैक्स है। देखिए नंबर 3 पे है कॉर्पोरेशन टैक्स। दोनों 15-15% है। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों बराबर हैं। आप इसका और एक्चुअल थोड़ा और अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा कॉर्पोरेशन टैक्स ज्यादा है इनकम टैक्स से। नंबर 4 पे है इनकम टैक्स। अब देखिए जब सबसे ज्यादा पैसा लोगे तुम उधारी, तो सबसे ज्यादा देना भी तो ब्याज ही पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वही सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में। उधारी ज्यादा लोगे तो भाई चुकाना भी ज्यादा पड़ेगा। उधारी और चुकाई इस तरह से कनेक्ट करके देखिए इसको। तो सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कहां कर रही है बजट में सरकार? ये इंटरेस्ट पेमेंट में। नंबर 2 पे स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। नंबर 3 पे जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम, इतनी हर दूसरे दिन जो एक स्कीम चालू की जाती है, भाई पैसा भी तो लगेगा उसमें। बाकी भी आप एक बार देख के पढ़ सकते। भाई बजट है कितने का, ये वाला क्वेश्चन भी आपको जानना चाहिए। 2023-24 का जो यूनियन बजट है 45 लाख करोड़ रुपए का है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? 45 लाख करोड़ रुपया है। कभी सोचा भी नहीं होगा अगर आप और एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो 45 लाख करोड़ 3097 ये टोटल है, मतलब 45 लाख 3097 करोड़ रुपया, इतने का बजट है, ठीक है। इसमें रिवेन्यू वाला कंपोनेंट ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात। डेफिसिट देख सकते हैं इसमें। देखिए राजस्व घाटा यानी कि रिवेन्यू डेफिसिट, ये कितना है? 2.9% ऑफ जीडीपी। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है 1.7%, फिजिकल डेफिसिट है 5.9%, और प्राइमरी डेफिसिट है 2.3%। ये देखिए थोड़ा ट्रेंड देख सकते हैं कि ये वाला डेफिसिट का जो 2020-21 के बाद से लगातार आप देखिए डेफिसिट गिरते जा रहे हैं, ठीक है। नंबर एक बार देख सकते हैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट आइडिया लेने के लिए, अदरवाइज। अब देखिए फिजिकल डेफिसिट हमारा इतना है, ठीक है। 5.9% ऑफ जीडीपी होगा बजट एस्टिमेट 2023-24 के हिसाब से फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो डेफिसिट को फाइनेंस कहां से मिलेगा, पैसा कहां से मिलेगा? तो अगर आपसे पूछा जाए भाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट, तो सबसे बड़ा सोर्स होता है अभी क्या है बजट के हिसाब से? मार्केट बोरोइंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और टी बिल मिला के। सेकेंड नंबर पे है सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, ठीक है। तो स्मॉल सेविंग सिक्योरिटी सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है। लार्जेस्ट कंपोनेंट है मार्केट बोरोइंग। इस बार की बजट में फिर से जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, उन्होंने बोला है कि भाई गवर्नमेंट का एम क्या है
कि फिस्कल डेफिसिट को 4.5% ऑफ जीडीपी से कम लाना है 2025-26 तक। ठीक है, लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5% से नीचे रहने का अनुमान जताया है ये हमारे वित्त मंत्री। फिस्कल डेफिसिट जो है इसको 3.5% ऑफ जीएसडीपी तक अलाउ कर दिया गया है स्टेट के लिए। आपने यूपी बजट में देखा होगा, ये भी मैंने बताया था। बस वही है कि 0.5% जो पैसा है वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में लगना चाहिए, और राज्यों को 50 वर्षों तक जो है ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा राज्यों को। ये चीज यहाँ पे मैंने बताई दी। ये थोड़ा सा टैक्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देख ले। देखिए जो डायरेक्ट टैक्स है ये पीला वाला है, तो ये डायरेक्ट टैक्स 6% ऑफ जीडीपी है अभी लेटेस्ट बजट के हिसाब से। इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये है 5.1% ऑफ जीडीपी, इंडिया का मतलब बता रहे हैं। और ग्रॉस टैक्स जो रिसिप्ट है इस समय इंडिया की वो है 11.1% ऑफ जीडीपी। एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि भाई सब्सिडी सबसे ज्यादा किसको मिलती है? सबसे ज्यादा फूड, फिर फर्टिलाइजर, फिर पेट्रोलियम। राज्यों को टोटल कितना ट्रांसफर किया गया है? तो ये 18.63 लाख करोड़ है 2023-24 के बजट के एस्टिमेट के हिसाब से। और इसमें से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पैसा किसके तहत किया गया है? डिवोल्यूशन के तहत। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे स्कीम रिलेटेड है, और थर्ड नंबर पे फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं आप, सरकार लगातार बढ़ाती जा रही है। इस तरह से देखिए कर्व देखिए अगर आप, तो लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे काफी ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं 2023-24 के बजट में 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ रहे हो भैया जी? अगर आपसे पूछ ले भाई कि जो बजट में टैक्स है वो सबसे ज्यादा कौन सा टैक्स है, तो सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो है जीएसटी, फिर नंबर 2 पे कॉर्पोरेशन टैक्स, और नंबर 3 पे इनकम टैक्स है। कई लोग 15% लिखा था उसमें, तो दोनों को इक्वल समझ लिया। अरे भैया अंदर भी तो देखा करो यार। एक्चुअली कई लोग मेरा बजट का पापा वीडियो देखते हैं कि अच्छा इतने भी बताओ, मैं भी बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा। ये चोरी और कॉपी करने के लिए भैया थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। मैं बहुत अंदर तक घुस के रिपोर्ट से डेटा निकाल के लाता हूँ। 800, 1000, मतलब 1000-1500 पन्ने भी अगर खंगालने हो ना तो मुझे टाइम नहीं लगता है, मैं कर लेता हूँ, बहुत प्रो हो चुके हैं। चलो खैर, ये देखो कॉर्पोरेट टैक्स देख लो आप, ठीक है, और ये इनकम टैक्स देख लो। ये कोई छोटा मोटा फर्क है? ये करोड़ों में फर्क होता है भैया। तो टैक्स सबसे ज्यादा कौन सा आता है? जीएसटी, नंबर 2 पे कॉर्पोरेशन टैक्स है, और नंबर 3 पे इनकम टैक्स। ये देखो भैया सरकार लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती जा रही है। 2023-24 के हिसाब से 10 लाख करोड़ रुपया दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, आप देख सकते हैं 2019-20 से लगभग 3 गुना हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये चीज हम इससे भी देख सकते हैं। ये देखो, ये 2019-20 का है ये वाला 3.4, अभी कितना है? 10 लाख करोड़ रुपया। ये बजट कह रहा है कि भाई पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की वो डबल हो चुकी है, 1.97 लाख हो चुकी है। मतलब कि इंडिया में, भारत में हर एक इंसान साल भर में लगभग 2 लाख रुपए कमा रहा है। समझ रहे हो? चलो जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके कि भाई ये पर कैपिटा इनकम में अगर आप स्टेट वाइज देखें इंडिया में, तो सबसे ज्यादा किस स्टेट की है और सबसे कम किस स्टेट की है, सब बताया मैंने इकोनॉमी पापा। तो देखिए पिछले 9 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपया हो गई है। दूसरी चीज की उज्ज्वला योजना के अंदर में 9.6 लाख करोड़ जो है रसोई गैस बांट दिए गए हैं, मतलब एलपीजी कनेक्शन बांट दिए गए हैं। ठीक है, कुछ और अचीवमेंट है यहाँ पे सरकार ने दिए हैं पिक में कि भाई 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट बनवा दिए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत। बाकी कोविड वोविड तो चलता ही रहता। 47 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट हो गए हैं, 44 करोड़ से ज्यादा लोग कवर हो गए हैं पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत। 2.2 लाख करोड़ का कैश यहाँ पे बांटा गया है करीबन 11.5 करोड़ जो है किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत। भाई इस बार सबसे ज्यादा जो किस मिनिस्ट्री को अगर एलोकेशन पूछा जाए तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इस बार बजट में कितना पैसा मिला है? 5.9 लाख करोड़। ठीक है, ये हुआ करीबन $72 बिलियन। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को करीबन 1.9% ऑफ जीडीपी पैसा मिला। लेकिन जो हमारी फोर्सेस हैं वो 3% ऑफ जीडीपी पैसा मांग रही हैं। तो रक्षा मंत्रालय को लगभग 5,93,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सकल घरेलू उत्पाद का 1.97% है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 3% रक्षा बलों की मांग। फिर नेक्स्ट है भाई कि जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना बढ़ के हो गया है? 2.1%। 2019 में ये 1.4% था। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद पर स्वास्थ्य व्यय
2019 में 1.4% से बढ़ के 2.1% हो गया है। और आपको याद होगा कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो हमारी है 2017 वाली, वो क्या कहती है? वो कहती है कि भाई जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है इसको 2.5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए 2025 तक। तो 2.1 तक हम लोग आ गए हैं। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछले साल केंद्र और राज्य ने मिलकर शिक्षा को सकल घरेलू उत्पाद के रूप में 2.9% आवंटित किया था। ठीक, तो लास्ट ईयर में सेंटर और स्टेट का अगर दोनों का मिला दे तो 2.9% पैसा जीडीपी, मतलब एजुकेशन पे जो कितना खर्चा हुआ है 2.9% ऑफ जीडीपी। रेलवे को इस बार सरकार ने पेल के पैसा दिया है 2.4 लाख करोड़ रुपया। अभी तक ये रेलवे को एलोकेट होने वाला सबसे ज्यादा पैसा है किसी भी बजट में। आप देख सकते हैं 2013-14 से 9 गुना बजट दिया है इस बार रेलवे को। चलो इसी बात पे बताओ, रेलवे बजट इस यूनियन बजट से अलग कब हुआ, जल्दी से बताओ। सरकार कह रही है कि भाई 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। यूनियन बजट के हिसाब से जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है हैदराबाद में, इसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में जो है तैयार करेगी। वैसे भी आपको पता होगा कि पीएम मोदी जी ने मिलेट्स को श्री अन्न बोला था, और 2023 है इसको हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो है मिलेट भी बना रहे हैं। मिलेट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है सरकार। आप देखिए जो कंजम्पशन है इंडिया के मिलेट का पर पर्सन पर जो है ये पर पर्सन पर मंथ, तो ये 3 किलो से बढ़ के हो गया है 14 किलोग्राम। सरकार कह रही है कि जो ये भारत का जो मिलेट मिशन है, ये जो लोग मिलेट यानी कि उसको कदन्न भी बोलते हैं या मोटा अनाज भी बोल सकते हैं, बाजरा नहीं बोलते हैं, तो उनके किसानों के लिए वरदान साबित होगा। लगभग 2.5 करोड़ ये किसानों के। बजट ने जो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है ये बढ़ा दिया है 11% और बढ़ा के कर दिया है 20 लाख करोड़। सरकार कह रही है कि भाई ये जो नया फाइनेंशियल सेक्रेटेरिएट बना है इसमें भी भाई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपने देख ही लिया है, 33% बढ़ाया है और बढ़ा के 10 लाख करोड़ कर दिया है, जो कि हो गया है 3.3% ऑफ जीडीपी। टीचर ट्रेनिंग के लिए भी सरकार काफी फोकस कर रही है। कह रही है कि जो डाइट्स हैं इनको डेवलप किया जाएगा ताकि टीचर की अच्छे से ट्रेनिंग करी जा सके। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण को नवीन शिक्षा शास्त्र, पाठ्य चर्चा संचालन, सतत व्यावसायिक विकास, गहन सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से पुनः परिकल्पित किया जाएगा। ठीक, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। बजट में अनाउंस किया गया, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये भारत श्री योजना क्या है भाई? भारत श्री के तहत जितने भी शिलालेख हैं, ठीक है, जो ये एंशिएंट इंस्क्रिप्शन है, इनको डिजिटाइज कर देंगे। तो भारत श्री क्या है भाई? शिलालेखों का भारत साझा भंडार भारत श्री। पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के लिए के साथ एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके स्किल को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक आई गॉड कर्मयोगी की इनिशिएटिव चालू किया गया। बजट ने बोला कि भाई एक नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी, जो कि सर्व करेगी सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह फाइनेंशियल और सप्लीमेंट्री डेटा करने के लिए। तो देख सकते हैं आप, वित्तीय और पूरक आंकड़ों के लिए केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है बजट। एक सेंटर प्रोसेसिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालयों में दाखिल किए गए प्रपत्रों को संभालने के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र बनाने के लिए तत्पर है। ठीक है, मतलब कंपनी लॉ के रिलेटेड कई सारे फॉर्म भरने होते हैं ना, तो उन्हीं सब फॉर्म की हैंडलिंग के लिए बनाया जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। फिर बजट ने और कुछ चीजें बताई भाई। सीनियर सिटीजन के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाई गई है, और ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम थी इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट डबल कर दी गई, 15 लाख से 30 कर दी गई। हाईएस्ट जो सरचार्ज अभी तक 37% होता था उसको घटा के 25% कर दिया गया। इकोनॉमी पापा में ये वाली चीज बोल दी थी, आप देख लीजिएगा ध्यान से। और जो इंडिया में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, 5 करोड़ से ज्यादा जो लोग कमाते हैं, उनके ऊपर अभी तक मैक्सिमम टैक्स कितना लगता था? वो लगता था 42.74%, और उसको घटा के कर दिया है कितना? 39%। वाह भाई, क्या कदम किया है तुमने, 3% कम कर दिया है, बड़ा अच्छा हो गया। आपको पता है कि इंडिया में जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो लगभग 6% है, 6.25% है सिर्फ। ठीक है, और बाकी सब उसका जो है बेनिफिट लेने वाले, बाकी सब जो 6% ने दिया उस पे खाने वाले, उड़ाने वाले। देखिए कई सारे लोग टैक्स चोरी करते हैं, सरकार को इनमें जो है जरूर नकेल कसनी चाहिए, और बजट भी सरकार का बढ़ेगा। कई सारे जो
आजकल देखा होगा आपने, स्टार्टअप और ये सब चीजें बहुत पैसे कमाते हैं लोग। कोई जो है बतासे खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसमें भी लोग 1-1 करोड़ बताओ कमा रहे हैं। और आप देखते होंगे कई लोग बाकायदा खूब बढ़िया पढ़ लिख के अपनी अच्छी खासी जॉब इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके कहीं जाते हैं तो उनको कितना ऑफर होता है भाई, 30,000 40,000 इस तरह से मिलता है। आप समझ रहे हैं? पढ़े लिखे वाले, आप कभी सोच के देखिएगा कभी भी, अगर आप कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहे हो, कितनी से स्टार्टिंग होती है। मैं खुद बताता हूँ, मेरी मारुति में जो सैलरी थी सबसे पहली, करीबन 28,000 रुपये थी। ठीक है, तो जो 6% टैक्स देने वाले लोग हैं, इन्हीं पे सरकार हर बार क्या करती है, टैक्स बढ़ाती जाती है। ये थोड़ा गलत है, इसीलिए कई लोग जो है टैक्स चोरी वोरी करने के इधर उधर से जो है साइड चीजें देखते हैं, और उसमें सरकार का ही लॉस होता है। बुद्धिमानी यही है कि भाई जो गरीब है उसकी तो मदद होनी चाहिए, उसके लिए स्कीम ठीक है। लेकिन जो लोग करोड़ों में कमा रहे हैं और वो टैक्स चोरी कर रहे हैं, ज्यादातर ये सब, ये जितने भी कैश में लोग काम करते हैं यही लोग करते हैं। हमारी आप देखें एडटेक इंडस्ट्री में भी, आप ऑफलाइन में कोचिंग वोचिंग में जाते होंगे, जितने बड़े बड़े नाम हैं, सब ये लोग जो पैसे लेते हैं एडमिशन में डायरेक्टली लेते हैं। मैं खुद जानता हूं कई सारे एडटेक वालों को जो जो जीएसटी नहीं देते हैं सरकार का। सरकार को इन एडटेक वालों पे भी नकेल कसनी चाहिए, सारा पैसे का हिसाब लेना चाहिए। चलो खैर, ये एक्टिविज्म यहाँ दिखाने की जगह नहीं है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है भाई, जितने भी गुड्स हैं टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर को हटा के 21% से घटा के कर दिया गया है 13%। फिर भाई इंडिया 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खोलेगा। अगले 3 सालों में 10 मिलियन यानी कि करीबन 1 करोड़ जो किसान है नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, मतलब प्राकृतिक खेती को अपनाने जा रहे हैं। और उन्हीं के लिए सरकार ने क्या कहा है कि भाई 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर सेटअप किए जाएंगे, जो क्या करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक निर्माण नेटवर्क तैयार करेंगे। अरे मतलब कि नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क तैयार करेंगे। ठीक है, जल जीवन मिशन ने 9 करोड़ रूरल होम तक जो है टैप वाटर पहुंचा दिया है। बाकी जो पूरा एम ये कर लेगा 2024 तक, मतलब हर ग्रामीण के हाउस होल्ड तक जो है 2024 तक फ्रेश वाटर पहुंच जाएगा, टैप वाटर पहुंच। तो मिशन 2024 तक, ये जल जीवन मिशन जो 2000 है, ये इसका क्या टारगेट है, 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से जलापूर्ति प्रदान करने के सरकार के संकल्प को पूरा करना है। बजट में बोला गया है कि जो सिकल सेल अमोनिया डिसीज है, इसको 2047 तक खत्म करने के लिए एक मिशन चलाएंगे। ठीक है, सरकार एक मिशन चलाएगी जिससे बाकायदा अवेयरनेस को क्रिएट किया जाएगा, सबकी स्क्रीनिंग करी जाएगी 0 से 40 साल तक वाले। और जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है सिकल सेल अमोनिया, किसको करता है, ट्राइबल पॉपुलेशन को, बिकॉज ऑफ मल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कुपोषण के जितने भी जो आदिवासी आबादी है वो लोग सिकल सेल अमीनिया की चपेट में आ जाते हैं। तो बाकायदा ये अवेयरनेस किया जाएगा, स्क्रीनिंग किया जाएगा, काउंसलिंग किया जाएगा और सारी चीजें यहाँ पे प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, ये जो सिकल सेल अमोनिया है इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक देख लीजिए कि भाई ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है ये। ठीक है, मतलब कि यह है एक अनुवांशिक रक्त विकार है। देखिए ये एक आरबीसी की ये मतलब एक तरह से डिसऑर्डर है। वैसे जो आरबीसी होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्क के शेप में होते हैं। ठीक है, तो जब डिस्क के शेप में होते हैं तो वो पूरे जो है ब्लड वेसल में आराम से इधर उधर घूम सकते हैं। लेकिन सिकल सेल में क्या हो जाता है कि ये जो डिस्क है ये टूट के इस तरह से हो जाता है, कुछ चांद के शेप में हो जाता है, क्रिसेंट शेप में हो जाता है, सिकल शेप इसको बोलते हैं। और जब सेल ऐसा हो जाएगा तो पूरे हर जगह जो है ना ये बेंड हो पाएगा और ना ये इजीली मूव हो पाएगा। इजीली मूव नहीं हो पाएगा तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो बाकी जगह बंद होने लगता है। और ब्लड फ्लो अगर आप समझ रहे हैं ब्लॉक हो गया तो कितनी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, आई प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इवन स्ट्रोक तक जो है पड़ सकता है। तो सिकल सेल अमोनिया एक लाइफ लॉन्ग इलनेस होती है और ये ब्लड और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिर्फ इसका इकलौता क्योर यही है अभी तक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अब तक का हाईएस्ट एलोकेशन मिला है, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इससे पहले एलोकेट किया जाता था उनमें ये हाईएस्ट है। आप समझ में आ रही है कि नहीं। रेलवे को भी अभी तक का हाईएस्ट मिला, अभी आपको मैंने बताया 2.4 लाख करोड़ का। डिफेंस मिनिस्ट्री को अभी हम देख ही चुके हैं कि कितना बजट दिया गया है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट स्कीम वाइज पूछा जाए कि भाई बजट 2023-24 में सबसे ज्यादा किस गवर्नमेंट स्कीम को एलोकेशन किया गया है, तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल और अर्बन दोनों कंपोनेंट मिला के 79,590 करोड़ रुपए है। ये 79,590 करोड़ रुपए है, 79,590 करोड़ रुपए है। ये हाईएस्ट एलोकेशन है किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को, और ये पिछली बार से करीबन 66% बढ़ाया गया है। जल जीवन मिशन को और नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन यानी कि 70,000 करोड़ दिया है, पीएम किसान 60,000 करोड़ है, मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपए दिया है। मनरेगा का एलोकेशन 32% घटाया गया है
और ये 60,000 आ गया है इस बार 2023-24 के बजट में, जबकि ये 2022-23 के बजट में था कितना, 89,400 करोड़ रुपए। ये मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देख लीजिए, सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री वाइज में सबसे ज्यादा मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। ठीक, ये देखिए जल जीवन मिशन को मिला है करीबन 70,000 करोड़ रुपया, और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल डेवलपमेंट के लिए मिला है 2491 करोड़, और पीएम आवास योजना सबसे ज्यादा यही है 79,590। फेम स्कीम जिसके तहत जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, ये फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको भी काफी मिला है 5,172। डिस इन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश, अगर आप इसमें देखें भाई 2022-23 का टारगेट था 65,000, लेकिन हम नहीं कर पाए, 50,000 भी शायद नहीं कर पाए हैं। 31,000 करोड़ के आसपास कुछ किया, मतलब हम लोगों ने 2022-23 का भी डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा नहीं कर पाए। और 2023-24 का डिस इन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश का टारगेट कितना है, 51,000 करोड़ रुपया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दिए गए हैं भाई, ये यूथ को बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी अमृत पीढ़ी, जबकि आप देखें तो इंडिया में ये युवाओं का दुर्भाग्य है कि भाई इंडिया में आजकल देखें, अगर जो लोग जॉब वॉब की तैयारी करते हैं, मैं उन्हीं की बात एटलीस्ट कर रहा हूँ, पढ़े लिखे जो युवा हैं, जॉब वॉब के लिए बड़ा जो है तरस रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स कई सारी हैं, कहीं समकक्षता का विवाद, इन सब चीज़ों में भी जो है कई सारी वैकेंसी फंसी पड़ी हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है वही है अमृत पीढ़ी। ठीक है, 7 प्रायोरिटी सप्तऋषि है, मैंने बताया आपको। गोवर्धन किसको बोल रहे हैं, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, इससे क्या बनाएंगे, वेस्ट टू एनर्जी वाले कई सारे 500 जो है नए प्लांट बनाए जाएंगे। वेस्ट टू वेल्थ लिखा है यहाँ पे। वैसे प्रधानमंत्री जी ने अब मिलेट को बोला है कि भाई श्री अन्न बोलेंगे, और ये किससे प्रेरणा ली है, कर्नाटक में मिलेट्स को श्री धन्य बोलते थे, तो वहीं से इन्होंने कह दिया कि हम पूरे इंडिया में श्री अन्न बोलेंगे। श्री का मतलब एक तरह से डिवाइन ग्रेस है ये, ठीक है, और ये दैवी अनुग्रह से संबंधित है ये। अन्न का मतलब है भाई फूड। 18 मार्च 2023 को एक 2 दिन की ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस भी हुई है, ठीक है, जिसका जो है इनॉग्रेशन किया है पीएम मोदी जी। नई स्कीम के बारे में देख लेते हैं भाई। सबसे पहली नई स्कीम है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, यानी कि पीएम विकास सम्मान है। ठीक है, तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी है। तो जो ये आर्टिशन है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए यहाँ पे ये पीएम विकास कार्यक्रम चालू किया गया। मतलब कुल मिला के भाई कारीगरों को सब बताएंगे कि अपनी क्वालिटी कैसे बनाओ, गुणवत्ता कैसे बनाओ, जो है अपनी रीच कैसे बढ़ाओ, एमएसएमई में इंटीग्रेट कैसे करो अपने आप को, और ताकि उनकी इनकम बढ़े, वो एम्पावर हो सकें। यही सब चीज़ें यहाँ पे फोकस करी जाएंगी। ठीक है, लिखा भी हुआ है छोटे कारीगर जो हैं वो स्थानीय शिल्प के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और पीएम जो विश्वकर्मा योजना है ये इन्हीं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। तो पहली नई स्कीम हो गई पीएम विकास, स्मार्ट आर्टिसन यानी कि कारीगरों से रिलेटेड है, उनको एम्पावर करें। दूसरी जो है ये आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, यानी कि आत्मनिर्भर बागबानी स्वच्छ पौधा। आप समझ रहे हैं, स्वच्छ पौधा यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है, इसी से कीवर्ड मिल गया। तो इसमें क्या किया जाएगा भाई, 2200 करोड़ रुपए एलोकेट करके 7 सालों तक 2030 तक यहाँ पे डिसीज फ्री और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, जिससे कि हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है हाई वैल्यू वाली प्रोड्यूस की जा सकें, उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। आत्मनिर्भर बागबानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, ठीक है, जिसमें रोग मुक्त गुणवत्तापूर्वक रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए 2200 करोड़ रुपए अगले 7 सालों में 2030 तक के लिए चालू किया जाए। फार्मा इनोवेशन का मतलब यही है कि भाई फार्मा पे खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फार्मा बढ़े। इसके लिए कई सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बता रहे हैं कि भाई खोले जाएंगे। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री ये जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, इसके विकास के लिए यहाँ पे ये स्कीम चालू करी गई है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे एलोकेशन किया जाएगा अगले 3 सालों तक, ताकि इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, क्या क्या किया जाएगा, जो पीवीटीजी की बस्तियां हैं और जो परिवार है उनको स्वच्छ पेयजल हो गया, स्वच्छता हो गया, सुरक्षित आवास हो गया, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, दूर संचार, कनेक्टिविटी, शिक्षा, सारी सुविधाएं इनको जो है दी जाएंगी, बेसिक जो भी होती हैं, और उसी के लिए ये मिशन चलाया गया। 15,000 करोड़ रुपए का है ये मिशन। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आप समझते हैं कि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये चलाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली ये बिहेवियर चेंज करने के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा। ये जो है इंसेंटिवाइज करेगा जो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल और जो भी अच्छे और सस्टेनेबल एक्शन इंडिविजुअल लेते हैं, कंपनी लेती हैं, लोकल बॉडी लेती हैं,
और उनको एडिशनल रिसोर्सेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है कि मतलब कुल मिला के क्लाइमेट एक्शन के लिए जो पूरी दुनिया लड़ रही है उन्हीं के लिए भाई सरकार ने एक और चीज खोल दी है। लेकिन यहाँ पे फोकस कहाँ पे है? बिहेवियर चेंज करने का, व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है, जो भी व्यक्ति ये क्या करेगा? व्यक्तियों, कंपनियों और स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और स्थानीय कार्यों को प्रोत्साहित करेगा, ऐसी गतिविधियों के अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद करेगा। फिर एक नेक्स्ट क्या है? पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम का भाई मतलब क्या है? पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो यानी कि पीएम प्रणाम ये भाई लॉन्च किस लिए की जाएगी? जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनका बैलेंस यूज करने के लिए, कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने के लिए, ऑप्टिमम यूज करने के लिए और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के यूज करने के लिए, नेचुरल फर्टिलाइजर्स के लिए। तो ये इन सब के लिए है ये। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा गया है पीएम प्रणाम में? रासायनिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्लस पृथ्वी की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए ये वाला कार्यक्रम चालू हो रहा है, पीएम प्रणाम। अमृत धरोहर जो स्कीम है ये वेटलैंड से रिलेटेड है कि भाई वेटलैंड बड़े क्रूशियल होते हैं इकोसिस्टम के लिए, और गवर्नमेंट क्या जो है प्रमोट करना चाह रही है? कंजर्वेशन वैल्यूज। तो सरकार क्या कह रही है कि भाई अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के प्रति स्थानीय लोगों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। ठीक है, लोकल्स को बहुत ज्यादा पता होता है कैसे संरक्षण करना है, क्या क्या तरीके हैं, तो लोकल को यहाँ पे पूरा का पूरा जो है फोकस कर रही है सरकार। और ये योजना 3 सालों तक चलेगी है। ठीक है, इंप्लीमेंट की जाएगी अगले 3 सालों तक। कार्बन स्टॉक को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी, बायोडाइवर्सिटी, और प्लस एक तरह से इको टूरिज्म को प्रमोट करके जो लोकल लोग रहते हैं वहाँ उनकी भी इनकम जनरेशन के लिए यहाँ पे सरकार यहाँ पे ये अमृत धरोहर लाई है। तो अमृत धरोहर किससे रिलेटेड है? वेटलैंड को बढ़ाने के लिए, वेटलैंड में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो ये योजना क्या करेगी? 3 वर्षों में कार्बन स्टॉक, जैव विविधता, स्थानीय समुदायों के प्रति के लिए आय सृजन और पर्यावरण पर्यटन के अवसरों को बढ़ाने और आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड होना चाहिए। ये नहीं कि मान लगातार जो है टूरिस्ट आए जा रहे हैं। महिला सम्मान ये एक नॉर्मल सी स्कीम है, 2025 तक वैलिड है, एक टाइम की स्मॉल सेविंग स्कीम है, 2 सालों के लिए है बस ये। भाई फिक्स डिपॉजिट रेट मिल जाएगा 7.5%, पार्शियल विड्रॉन हो गया। देखो उसी को बजट में दिया है भाई। पीएम प्रणाम क्या है? यहाँ पे अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को प्रमोट किया जाएगा। ध्यान रखना, प्रणाम मतलब फर्टिलाइजर से रिलेटेड है ये। ठीक है, गोवर्धन अभी मैंने बताया था आपको, वो क्या है? 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट क्रिएट करेगी। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है किस लॉ के तहत किया जाएगा नोटिफाई? यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। मिस्टी क्या है? मैनग्रूव प्लांटेशन के लिए है ये। कोस्ट लाइन पे मैनग्रूव प्लांटेशन को बढ़ाइए आप, इसलिए है ये। अमृत धरोहर क्या है कि भाई वेटलैंड का ऑप्टिमम यूज करो, आप ऑप्टिमल यूज करो। इसके अलावा ये सब हम देख चुके हैं, 10,000 बायो इनपुट सेंटर किए जाएंगे ताकि कई सारे जो किसान है वो नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकें। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और भी ये सब तो चलता रहता है। ओल्ड जो पोल्यूटिंग व्हीकल है उनको रिप्लेस किया जाएगा, तो लगातार चलता रहता है कुक। यही सब कुकू हिंदी में भी आप कर सकते हैं। एक मिनट यहाँ पे स्लाइड रोक। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ये लाइफ वाला इनिशिएटिव चालू किया था, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई लाइफ स्टाइल हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि इन्वायरमेंटली कॉन्शियस होने चाहिए हम लोग। मतलब कोई भी चीज़, आप इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ज़्यादा प्लास्टिक मत यूज़ करिए। जो भी ये बिहेवियर है अपना, धीरे धीरे इन सब चीज़ों को चेंज करना है अपने को। पंचामृत आपने अभी मैंने बताया था आपको, इकोनॉमी पापा में सारी चीजें। नेट जीरो कार्बन अपने को अचीव करना है 2070 तक। और ये जो बजट है 2023-24 का, बहुत फोकस किया है इसने ग्रीन ग्रोथ पे। समझ रहे हैं टर्म आप? ग्रीन ग्रोथ, उसी के लिए कई सारे कार्यक्रम है। मिस्टी का क्या मतलब है भाई? मिस्टी में एम फॉर मिस्टी, एम फॉर मैनग्रूव। ठीक है, तो मैनग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, प्रणाम क्या है भाई? अभी मैंने आपको बताया, फर्टिलाइजर के जो है बैलेंस यूज के लिए और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के लिए। वेस्ट टू वेल्थ प्लांट किस स्कीम के तहत आएंगे? गोवर्धन। मैनग्रूव प्लांटेशन बढ़ाने के लिए मिस्टी स्कीम कोस्ट लाइन पे। ठीक, ये लो आज अलग से बजट रिकॉर्ड कर दिया। आप खुश? इकोनॉमी पापा में मैंने वैसे रिकॉर्ड किया था, कुछ लोग कह रहे थे इसको अलग से भी दे दो, चलो दे दिया, अब मिल गया ना, चलो जाओ खिलो।